बता दिया कल, ठीक है। यस सर। बेसिक के बाद जो आज है इंट्रोडक्टरी पार्ट, कहने का मतलब है कि जेनेटिक और जेनेटिक अप्रोच क्या था वो समझ में आ गई चीजें, है ना। जेनेटिक जो होता है ऑलरेडी जो उसमें जेनेटिक मटेरियल्स हैं किसी स्पेसिफिक जीन के, या एक इन मतलब कह सकते हो कि मास जीन जो कि एक स्पेसिफिक वर्क को प्रमोट करता है, प्रोवाइड करता है। दैट इज अ जेनेटिक। जीनोमिक हो गया कि बहुत सारे अलग अलग जीन्स जो कि किसी एक चीज को या फिर कह सकते हो बहुत सारे पार्ट को अगर ऑर्गेनाइज कर रहा है या उस पर कुछ वर्कआउट कर रहा है, तो दैट इज अ जीनोमिक एक्शन, ठीक है। तो advent of molecular biology has already transformed the landscape in endocrinology। कहने का मतलब है कि एंडोक्राइनोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने काफी कुछ कर रखा है, काफी बढ़िया और रिसेंट वर्क कर रखा है। तो इसमें है कि पहले के दिनों में क्या होता था कि मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी के नाम पे हमारे पास जो टेक्निक्स है वो बहुत कम थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था दैट इज द साउदर्न ब्लॉटिंग कहते थे। ये साउदर्न ब्लॉटिंग इसको हम पीसीआर के थ्रू, डीएनए के लिए, इसका डीएनए सीक्वेंसिंग मॉलिक्यूलर वर्क के लिए, इसका पीसीआर के थ्रू हम इसका सीक्वेंसिंग करते थे और एक एक जीन्स को आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन अभी के दिनों में क्या हो गया है कि एक साथ बहुत सारे जीन्स को हम स्टडी कर सकते हैं, उसका सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इवन फिनोटिपिक क्या है, जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, उसके एक्सप्रेशन को भी समझ सकते हैं। तो इस कारण से अभी के समय में ये थोड़ा सा आसान हो गया और इजी हो गया। लेकिन फिर भी चूंकि ये जो जीनोमिक कंडीशन है ये काफी कॉम्प्लेक्स थी, तो इसको अभी भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए अभी भी बहुत कुछ वर्कआउट चाहिए। अब देखो एज फॉर एग्जांपल एक दिया है जैसे कि वायरस कुछ मैंने अगर टॉक्सिक है, ठीक है, विरुलेंस है। एक वो वायरस का दिया कि AA भी है, लेंटी वायरस है, ठीक है, ADV नहीं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए एक नॉन वायरस है जैसे लिपिड्स है। तो इसमें क्या चेंजिंग आती है, तुम कैसे इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। वायरस के लिए तो सिंपल है कि उसका डीएनए मटेरियल समझेंगे, न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को और उसके प्रोटीन को, अगर ये हम समझ सकते हैं तो इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू, मतलब सेल्स में मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इसके थ्रू, जो आयंस है नेगेटिव या पॉजिटिव वो एस्पेक्ट से चले जाते हैं, उनके जो डीएनए और मतलब जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसको वो अलग अलग कर सकता है, ठीक है। फर्दर उसको हम रीड करके उसको समझ करके उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कि ये किस चीज के लिए है, मतलब सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, उसको कंप्लीट एक्सपोजर कर सकते हैं। लेकिन जब नॉन वायरस आती है कोई, जैसे लिपिड्स में देखनी है, तो इसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो रिच ऑर्गेन्स होते हैं और कुछ हाइड्रोफोबिक, इसके जो टेल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें वो चीज समझनी होती है कि क्या है इसमें पॉजिटिवली चार्ज, क्या है नेगेटिवली चार्ज, फिर उसके जो जीनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझनी होती है, फिर उसको हम अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोफोबिक और मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से, फिर इसके न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, आरएनए जो भी है उसको अलग करते हैं, फिर उसके पॉलीमर्स को, चेन को समझना पड़ता है, ठीक है। फिर उसको बहुत सारी चीजों के साथ मिला के देखना पड़ता है कि किसके साथ ये मैच कर रहा है, ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, इसकी जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है वो किससे मैच कर रही है, उसे समझनी पड़ती है। एक ये लिपिड्स का हो गया, एक ये हो गया वायरस। दूसरा एक प्रोसेस है इंजेक्शन के थ्रू, कि जब हम माइक्रो इंजेक्शन करते हैं इन विट्रो कंडीशन में, तो न्यूक्लियस में उसको डालते हैं, तो फिर सेल्स को इन विवो देखते हैं कि उसमें क्या चेंजिंग आई। डायरेक्ट इंजेक्शन भी कर सकते हैं एम्ब्रायो और जाइगोट में, फिर वहां से भी जो चेंजिंग आती है उसके जेनेटिक मटेरियल में उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम हाइड्रोडायनेमिक इंजेक्शन के थ्रू, मतलब हाई वॉल्यूम इंजेक्शन ऑफ डीएनए, उसको देकर देख सकते हैं कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन में क्या चेंज हुई या फिर वो एक दूसरे से कैसे अलग है, ठीक है। इन चीजों से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबका अलग अलग तरीका है, लिपिड्स को समझने का अलग तरीका है थ्रू पॉलीमर्स,
डायरेक्ट इंजेक्ट करके इन विवो कंडीशन में देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन करके इसके जेनेटिक मटेरियल्स को अलग अलग कर सकते हैं और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एस्पेक्ट से प्रोटीन्स और जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं, आरएनए मटेरियल्स हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं और उसके एक्सप्रेशन को समझकर उसके बारे में आगे जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं उससे उसको मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि काफी सारे नोवेल जीन्स जो हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। ठीक है, और बेसिकली जो भी थे दैट आर वैरायटी ऑफ एंडोक्राइन फिनोटाइप्स। कहने का मतलब है जिस चीज से हमारे रिगार्डिंग वर्क था, बेसिकली हम लोगों को हार्मोन पे वर्क था। ठीक है, तो हार्मोन के रिगार्डिंग जो वर्क था, तो एंडोक्राइनोलॉजी में कौन कौन से जीन पार्टिसिपेट करते हैं उसको समझना था, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। उसके बाद हुआ म्यूटेशन। जैसे किसी जीन्स में अगर कुछ म्यूटेशन होती है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब किसी एक पार्ट को लेके या काफी सारे पार्ट को लेके में भी चेंज हो सकती है। तो उस चीज को समझना कुछ हद तक समझ रखा है और कुछ हद तक अभी भी समझना बचा हुआ है, क्योंकि ये सारे जो चीजें होते हैं ये नॉर्मल ह्यूमन के या एनिमल के मेटाबॉलिज्म से लेकर टोटल फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक एस्पेक्ट पे काफी चेंज कर सकती हैं और चेंज ला सकती हैं। ठीक है, उसके फंक्शन में, बहुत सारी चीजों में। तो जो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, माने किसी स्पेसिफिक एक जीन से अगर डिसऑर्डर होती है तो दे कैन राइज एज अ रिजल्ट ऑफ जीनोमिक माइक्रो डिलीशंस और माइक्रो डुप्लीकेशंस कह सकते हैं। माने किसी एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन से ये हो सकता है, तो उसको हम समझकर उसके जो रिलेवेंट प्रोटीन्स होते हैं उसमें आइदर कुछ मतलब अडल्ट्रेशन कर दें या फिर कुछ चेंजिंग करके, कुछ डाल के या कुछ निकाल के उसको हम वापस फंक्शनल कर सकते हैं। लेकिन जब मल्टीपर्पस वाली होती है जीन्स, वहां पर ये फिर एस्पेक्ट दिक्कत होता है कि एक फंक्शन तो प्रॉपर कर पा रहा है लेकिन दूसरा फंक्शन नहीं कर पाता है। तो इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें अल्टर्ड एक्सप्रेशन होती है जीन्स की। मल्टीटास्किंग वाले में मल्टी फंक्शनल कोई जीन्स है, तो अगर उसमें किसी तरह के अडल्ट्रेशन हुई तो उसका जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, कैंडिडेट जीन्स एक रखते हैं। कैंडिडेट जीन्स मतलब कि वो कहीं भी जाके लग जाए, जिसको हम लोग हाउसकीपिंग भी बोलते हैं, है ना। हाउसकीपिंग जीन्स माने जिसका यस सर, वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं। रिजर्व जीन सर। यस सर। तो कैंडिडेट जीन को अगर हम आइडेंटिफाई कर ले एक बार और उसको उसके साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि उसमें क्या चेंजिंग हुई, मतलब कितना म्यूटेशन हुआ, उसके न्यूक्लियोटाइड चेन में क्या अंतर हुआ, उसके प्रोटीन्स में क्या चेंजिंग आई, उसके क्रोमोसोमल नंबर में अगर कुछ चेंज है, क्रोमेटिड्स में चेंज है, तो उसको हम वी कैन हैव आइडेंटिफाई एंड उस पर वर्कआउट करके उसको ठीक किया जा सकता है या उससे भी ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। तो इसी के में एक दूसरे अप्रोच के बारे में कहा गया है कि अगर हम क्रोमोसोमल अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई कर ले यूजिंग कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग टेक्निक्स और एज वेल एज नोवेल एसेस सच एज एरे कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एरेज की, उसको एसएनपीज कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एरेज। इसको अगर हम समझ लें तो मतलब किसी भी जीनोमिक अप्रोच को हम बड़े अच्छे से अपने तरीके से उसको हम समझ सकते हैं और उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अगर इन चीजों को एक बार जब समझ लिया जाए तो कह सकते हैं कि काफी कुछ प्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो काफी यूजफुल होगी डेवलपमेंट के लिए, है ना, एनिमल हो या ह्यूमन के। So these molecular methods usually result in the identification of gross abnormalities as well as submicroscopic deletions and duplications, and eventually to the discovery of single gene defects that are associated with a particular phenotype. ठीक है, मतलब कौन सा जीन किस स्पेसिफिक फिनोटाइप के लिए है उसको समझकर हम उसको ठीक कर सकते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो आगे के समय के लिए यूजफुल होगा।
However, the major advances in novel gene identification will be made as a result of the sequencing of the genome of affected individuals and comparison with control data that are already available. ठीक है, एक पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. जो कंट्रोल है उससे हम अफेक्टेड इंडिविजुअल का डाटा को मैच करा सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक चलिए है चिप टेक्निक्स। तो चिप टेक्निक क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए और आरएनए करता है। इसको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोब्स के थ्रू मतलब हाइब्रिडाइज कर सकते हैं Hamilton. डीएनए और आरएनए को। इससे क्या फायदा होगा? जो माइक्रो एरेज होती है दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर म्यूटेशनल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन और एनिमल डिजीज जीन्स, मतलब which genes are responsible for mutation or to carry out any disease condition। एक बार जब हम आइडेंटिफाई कर ले और उस जीन को ही हम जब निकाल देंगे वो बीमारी ही नहीं होगी। ठीक है, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन Yes, ऑफ sir. डीएनए और आरएनए। तो कंप्लीट सीक्वेंसिंग हम जो किसी जीनोम्स की कर सकते हैं तब जब हम हर एक प्रोटीन को इनकोड कर सकते हैं, और अभी के समय में ये पॉसिबल है क्योंकि वी कैन हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स नॉलेज और इंफॉर्मेशन एंड वी कैन अरेंज इट एज पर द रिक्वायरमेंट। Needs. So it is now possible and it will lead to the elucidation of the etiology of a number of diseases in the next few years। ठीक है, तो कुछ नए बीमारी भी आ रहे हैं या पुराने बीमारी हैं उसको भी हम मतलब अगर उसका जेनेटिक और जीनोमिक अप्रोच से वर्कआउट करते हैं तो वो कंप्लीट ठीक हो सकता है। पता कर. Yes, अब sir. हाई डेंसिटी सीक्वेंसिंग के बाद जब करते हैं तो उसमें माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी है, दे हैव मतलब काफी पोटेंशियल अपने आप में रखता है और उसके थ्रू हम किसी भी एक्यूरेट और मतलब कह सकते हैं कम खर्च में जीनोम के सीक्वेंस को करके उसके काफी बड़े हिस्से को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें एक टेक्निक जो आता है दैट इज ओलिगो हाइब्रिडाइजेशन सीक्वेंसिंग। ये क्या है? ये एक डिफरेंशियल हाइब्रिडाइजेशन है स्पेसिफिक डीएनए के लिए। जब हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब्स जब लगाते हैं तो जो स्पेसिफिक टारगेटेड डीएनए होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओलिगो हाइब्रिडाइजेशन सीक्वेंसिंग। तो इसमें जो चीजें अलग सी होती है वो फिल्टर हो जाती है। ठीक है, इसका कुछ भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो वी कैन आइडेंटिफाई दैट थिंग एंड परफॉर्म द वर्क एज पर द डेवलपमेंटल आस्किंग। सो एक होती है टेम्पलेट प्रिपरेशन। टेम्पलेट समझते हो? टेम्पलेट प्रिपरेशन Template, sir. मतलब Carbon copy, प्रिपरेशन sir. ऑफ द सीक्वेंसिंग रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, जो सीक्वेंसिंग होता है वो अपने आप में पूरे के पूरे डाटा को एनालाइज कर सकता है और उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ठीक है, कि किसको आगे Yes, sir. करना है किसको पीछे करना है। मतलब सीक्वेंसिंग जो है वो इसको हम लोग कहते हैं अब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनजीएस। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन सारों को एक प्रिपेयर करके कहीं से कट करके आगे पीछे जोड़ करके उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो द कॉस्ट दे रहा है कि इन्वॉल्व इन द डाटा हैंडलिंग स्किल्स रिक्वायर हैव करंटली रिस्ट्रिक्टेड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टू रिसर्च लैबोरेटरीज। क्योंकि ये अभी उतनी मतलब स्पेसिफिक नहीं हुई है और लोग इससे उतना अवेयर नहीं हुए हैं। दूसरी बात है इस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के लिए अब तो खैर हो रही है, काफी हद तक हो रही है, लेकिन अभी भी लैब पे ही हो रही है क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा साउंडनेस चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए और इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए भी और इसको डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो वो अभी उतनी नहीं है, इस कारण से इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसमें मेजर चैलेंज जो है दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा दैट विल be generated using these techniques। ठीक है, so it is quite likely that many disorders are maybe digenic or oligogenic। Yes. बहुत सारे जीन से हो सकते हैं या फिर कुछ जीन से हो सकते हैं। तो जब तक इसको कोई समझ नहीं सकता है ठीक से तब तक ये इंटरप्रेटेबल नहीं है। So many disorders are inherited in a dominant fashion with variability in clinical manifestations as a result of
डिफरेंसेस इन पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी। ठीक है, वही चीजें हैं कि मतलब जो Yes, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं वो एक अपने एक अलग ही फैशन में है और वो काफी डोमिनेट कर रहा है। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में किसे हटानी है किसे नहीं समझनी है, इसके लिए उसके एक्सप्रेशन को समझना, उसके डाटा को, वैल्यूज को समझना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ठीक है, वो ये जो एक्सप्रेसिविटी है इसको समझना ही एक अपने आप में इम्पोर्टेंट थिंग है। सो ये जो फिनोमेना है दे में आल्सो रिफ्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपल जेनेटिक वेरिएशन मॉडिफाइंग डिजीज एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट। क्योंकि जब हम एक बार इन चीजों को समझ जाएंगे तो उसकी जो मल्टी यूटिलिटी है या दूसरे चीजों से मिलकर, चूंकि जीनोमिक अप्रोच वही है, एक से दूसरे जीन का मिलके कुछ और काम कर रहा है, तो उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, उसका एक्सप्रेशन किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए क्या है या किसी भी वर्क के लिए क्या है, इंटरेक्शन होती है तो फिर तीसरे जीन्स पे कुछ इफेक्ट होती है। तो इन सारे नॉलेज को समझना, इंटरप्रिटेट करना, एनालाइज करना, ये अपने आप में एक थोड़ी टेढ़ी खीर है। जिस दिन ये इजी हो जाएगी, समझ में आ जाएंगी चीजें, हो सकता है कुछ आगे जाके और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है कुछ और एडवांस होगा, तो we can have this idea and we can definitely overcome from this. So furthermore, the phenomena of epigenetics may be implicated in the variability in penetrance. So gene expression जो है can be influenced by epigenetic events such as X inactivation and imprinting. ठीक है, ये सब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग किससे रिगार्डिंग है? सर एक्सक्यूज मी सर, एपिजेनेटिक्स क्या होता है सर? एपिजेनेटिक हो गई तुम्हारी जो जेनेटिक एपी मतलब एक साइड से लिया हुआ, एक साइड से कहने का मतलब है कि कुछ उसमें एक्स फैक्टर है जो अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता है। अननोन है। हाँ, बहुत सारी यस चीजें सर। जो अभी अननोन है। यस, तो उन चीजों को समझना, क्योंकि कहीं एक जगह काम हो रहा है, ठीक है, अब उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी दूसरे जीन्स को, ये अभी भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इस कारण से यस सर। थोड़ा सा ये टफ है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है एपिजेनेटिक अल्टरेशंस एंड केमिकल मॉडिफिकेशंस ऑफ डीएनए और क्रोमैटिन प्रोटीन्स। मतलब ये जो है क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है जीन ट्रांसक्रिप्शन पे। ठीक है, तो एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है इट डिफाइंस करता है एपिजीनोम विच इज हाईली वेरिएबल बिटवीन सेल्स एंड चेंजेस विद इन अ सेल ओवर टाइम। ठीक है, तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ये फिनोटाइप चेंज को मतलब विदाउट डीएनए के सीक्वेंसिंग को अल्टर किए हुए किया जा सकता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर एक है जीनोमिक प्रिंटिंग जो कि लीड करता है प्रेफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ एन अलील और ये डिपेंड करता है ऑन इट्स पेरेंटल ओरिजिन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं दैट हैव अ कॉम्प्लेक्स एटियोलॉजी, मतलब उसमें चूंकि काफी सारे मल्टीपल जीन्स है ना, बहुत सारे जीन्स का कॉम्बिनेशन है, दूसरे फैक्टर्स से रिलेशन है, तो उस चीज को समझ पाना थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है। ठीक है, तो जैसा अभी देखिए आपने एपिजेनेटिक्स में कि मतलब क्या क्या हेरिटेबल चेंजेज आ रहे हैं जीन एक्सप्रेशन में, मतलब कुछ एक्टिव है कुछ इनएक्टिव है, किसी दूसरे मतलब जो थोड़ा अननोन टाइप का है ना, किसी दूसरे फैक्टर से अगर वो मिल रहा है तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, या फिर किसी तीसरे जीन पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ये समझना अभी भी थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ, तो नेक्स्ट जेनेटिक सीक्वेंसिंग में जब कुछ और चीजें आएंगी, वैसे कुछ नई इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप होंगी, तब जाके थोड़ी सी ये इजी होगी और वी कैन हैव अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कि भाई इस फिनोटाइप के लिए मतलब अगर इसको चेंज करना है तो विदाउट चेंज इन किसी भी जीनोटाइप को, मतलब उसके जीन के स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए बिना उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तुम्हारी एपिजेनेटिक में हो गई और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में हो गई।
So many disorders have a complex etiology involving multiple genes, often in combination with environmental and lifestyle factors. मेजर हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, अस्थमा, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ये सारी की सारी इसी कैटेगरी में आती है। और हम लोग बस एक लाइन में क्या बोलते हैं कि ये मेटाबॉलिक डिजीज है बोल के निकल जाते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है, जस्ट कंट्रोल करो और परहेज करो, यही बोल के हम लोग निकलते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीजें भी करेक्ट हो सकती है, लेकिन हमें, चूंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स है, एक का रिलेशन, सही बात है, मेटाबॉलिक है तो इंसुलिन काम नहीं करता, डायबिटीज 1 हो गया, किसी को मेलिटस 2 है, तो इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि एक जीन को अगर हम प्लक आउट करें तो हो सकता है उससे दूसरा कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो जब तक उस चीज को ना समझ जाए और उसका कुछ अल्टरनेटिव ना बन जाए तब तक मुश्किल है। लेकिन एक बार अगर ये चीजें समझ में आ गई तो वी कैन हैव कम आउट फ्रॉम दीज डिजीजेस। सो कंपेयर करते हैं जब सिंगल जीन डिफेक्ट्स को और कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स को, तो लो हेरिटेबिलिटी और मतलब काफी कुछ इनहेरिटेंस से रिगार्डिंग ये चीजें जुड़ जाती जो मेंडेलियन पैटर्न में बताया गया था। तो करंट एफर्ट जो है वो है टू आइडेंटिफाई दिस जीन्स बाय एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशंस बिटवीन सिंगल nucleotide polypeptides and complex disorders in large populations through genome-wide association studies. ठीक है, ये SNPs को समझना बहुत जरूरी है। जब तक सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स को नहीं समझेंगे और उसके कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स को किसी भी एक पॉपुलेशन के लिए या जीनोम के लिए, जीनोम वाइड स्टडीज के लिए, तब तक वी कांट हैव अ क्लियर वैल्यूज। तो एडवांसेस हम कहते हैं जीनोमिक्स में कि एक मेजर इम्पैक्ट है फॉर द ट्रीटमेंट और द क्लिनिकल एस्पेक्ट। और जो माइक्रो आरएनए होते हैं दैट आर स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएस दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय टारगेटिंग एमआरएनएस ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स और नॉन कोडिंग ट्रांसक्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये माइक्रो आरएनएस जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द developmental and physiological process. So they act as tumor suppressors or oncogenes in the ontogenesis of cancers. तो इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि किस टाइप का वर्क जो है वो किस आरएनए जो है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज को करने के लिए। So the use of small interfering RNA offers promise of novel therapies in a range of conditions. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए से दिया गया सिस्टिक फाइब्रोसिस है या टाइप 2 ऑटोसोमल है, तो एक बार जब हम लोग आइडेंटिफाई कर ले उस चीजों को तो फिर वो चीजें मुश्किल नहीं है। अब अगर जेनेटिक बेसिस डिजीज को एलुसिडेशन की बात करें तो ऑब्वियसली हम लोगों को टारगेटिंग थेरेपी करनी पड़ेगी। तो अलग अलग चीज दिया गया है, वो एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया गया है कि अगर परमानेंट न्यूनेटल ऑनसेट होगा डायबिटीज मेलिटस का, तो अगर SUR1 और KIR6 है, इनकी अगर म्यूटेशन करे तो हो सकता है कि इंसुलिन का जो मतलब ट्रीटमेंट है दैट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, लेकिन ये अभी एज्यूम किया जा रहा है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। सो फाइनली वी आर नाउ एंटरिंग द एरा ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स व्हेन द रिस्पांस ऑफ एन इंडिविजुअल टू वेरियस थेराप्यूटिक एजेंट्स मे बी डिटरमाइंड बाय देयर जीनोटाइप। एक बार जीनोटाइप को समझ लिया जाए तो उसके सारे चीजों को, उसके सारे लक्षण को वी कैन हैव द इंफॉर्मेशन। इस एग्जांपल के लिए एक लिख रहा है पॉलीमॉर्फिज्म होती है ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर की, ये रिजल्ट करता है डिलीशन ऑफ एक्सॉन 3 मे बी डिसोसिएटेड विद एन इंप्रूव्ड रिस्पांस टू ग्रोथ हार्मोन। मतलब अगर एक्सॉन 3 पे जो एसोसिएटेड है पॉलीमॉर्फिज्म, अगर इस चीज को मतलब तोड़ा जाए, ठीक है, ग्रोथ रिसेप्टर में, तो ग्रोथ हार्मोन का जो परफॉर्मेंस है वो और ठीक हो सकता है। So thus the elucidation of the genetic basis of many disorders will aid their management and permit the tailoring of therapy in individual patients. मतलब जो अगर एक बार, और बहुत ही इजी और चीप होगा ये, क्योंकि जेनेटिक वाली चीजें बहुत ही इजी होती हैं,
बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होगी और कोई रिस्क कवर नहीं है इसमें, है ना। क्योंकि हमें सिंपल Yes, sir. जीन्स के साथ खेलनी है, बस कहीं एक से पॉइंट मतलब निकाला और उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके फिर उसमें इम्प्लांट कर दिया, बस वो अपने आप टक करते हैं, एक से एक, दूसरे दूसरे से तीसरे, वो सारा नर्व इम्पल्स के थ्रू और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू वो उसको वोमिट करेगा और नई चीजें मतलब म्यूटेट कर देगा, बस प्रॉब्लम खत्म। Yes. जो भी Yes, sir.